दोस्तों आदाब, मैं हूं मोनी सनवर और आपके लिए पेश करने जा रहा हूं प्रोग्राम हेल्थ और हम। दोस्तों हेल्थ एक बहुत बड़ी दौलत है और इस दौलत को किस तरह संभाल कर रखना है, किस तरह इसकी हिफाजत करनी है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। कभी कभार हम अपनी ही किसी गलती की वजह से किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद भी यही है कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, खुश रहें। दोस्तों किडनी हमारे शरीर में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। हमारे शरीर में जो ज़्यादा पानी होता है उसे बाहर निकालना और हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकालना, ये किडनी की जिम्मेदारी होती है। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसका इलाज या तो यूरोलॉजिस्ट करते हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट। हम आपको बता दें कि ये दोनों ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और दोनों ही किडनी की बीमारियों को डील करते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये समझने की कोशिश करते हैं। किडनी के ताल्लुक से जो हमारी दवाओं यानी कि मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं उसका इलाज नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, और जब सर्जरी की ज़रूरत होती है तो इसके लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीकांत साहब मौजूद हैं। आप केयर हॉस्पिटल मलकपेट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम किडनी के बारे में, उनकी और उसकी हिफाजत कैसे करें, उसके इलाज के बारे में सारी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारा प्रोग्राम में आपको। डॉक्टर साहब आजकल किडनियाँ की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, ये किस वजह से इस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं? सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप बोले आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी, किडनी की बीमारी बढ़ जा रही। तो हम देखे तो हमारा इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बन जा रहा है। बिल्कुल। तो उसमें जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ जाती है तो किडनीज का भी बीमारी बढ़ने का चांसेस रहता है। क्यों है बोले तो हर एक डायबिटिक पेशेंट्स में 1 in 4 डायबिटीज़ उसका परसेंटेज देखे तो हम एक 25 to 40% ऑफ डायबिटिक जिसको डायबिटीज़ डायग्नोज होती, वो लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किडनी बीमारी पड़ने की चांसेस रहती। तो वो एक नंबर 1 रीज़न है। और दूसरी रीज़न है बीपी की बीमारी। बीपी आजकल ज़्यादा बीपी भी बढ़ जा रही है। यंग पेशेंट्स में भी हम आजकल बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ के देख रहे। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से किडनी की बीमारी बढ़ जा रही। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ओबिसिटी। ओबिसिटी उसका मतलब है हिंदी में अभी ज़्यादा वजन बढ़ जाना, तो मोटापन है। मोटापन भी आजकल बहुत बढ़ गया है। हमारे हैदराबाद में भी मोटापन की बहुत ज़्यादा इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ जा रही। तो वो मोटापन भी वन ऑफ द मेन रीज़न है किडनी बीमारी बढ़ जाने की। और दूसरी है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जैसे मैं बोल रहा था, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते। तो आजकल सब लोग अभी आईटी जो है, जो डेस्क जॉब्स ज़्यादा हो रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में डेस्क जॉब ज़्यादा हो रहे, जो एक्टिविटीज डेली एक्टिविटीज जो रहती है वो कम हो जा रही। इसकी वजह से भी जो डायबिटीज़ बढ़ जाना, यंग पेशेंट्स में लाइक बीपी बढ़ जाना, और लाइफस्टाइल फैक्टर से क्या है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सब रीजंस है जिसकी वजह से आजकल हम किडनी की बीमारी ज़्यादा देख रहे हैं। तो इन मामलों के लिए किडनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? किडनी का क्या अहम किरदार है इन सबसे लड़ने के लिए? जैसे मैं बोल रहा था, किडनीज प्लेस इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल है किडनीज को बॉडी में। जैसे आप सब लोग समझते हैं कि हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वैसा ही किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी देखने में क्या है, हमारे पीछे रहते हैं रिब केज के अंदर, जो फिस्ट की साइज में 2 किडनीज रहते हैं हर एक आदमी को। ठीक है। तो उसका मेन रोल है, जैसे आप बोल रहे थे कि फिल्टरिंग करना। जो कुछ भी हम खाते पीते उसमें जो कुछ भी टॉक्सिन्स जो रह जाते हैं ना, उसको फिल्टर करके यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर भेजने का काम है किडनीज का काम। उसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है किडनी की। जैसे कि मैं बोल रहा था कि उनको अभी किडनीज को क्या है ना, मिनरल्स हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब को मेंटेन करके बैलेंस करके लेने वाले एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी है। और उसके साथ साथ जो है किडनी बीपी को भी मेंटेन कर लेती है। किडनी में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बीपी में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। उसको बैलेंस, बीपी को मेंटेन करने के बहुत इंपॉर्टेंट रोल किडनीज को रहता है। ज़्यादातर ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, बीपी का रोल इन किडनी का रोल इन बीपी मेंटेनेंस, वो सब लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन किडनी प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। और उसके साथ साथ हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा खून की
जो इम्पॉर्टेंट है एक हार्मोन रहती है एरिथ्रोपोइटिन, जिसकी वजह से हम खून की लेवल मेंटेन कर सकते हैं। वो एक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली ऑर्गन है किडनी। ओके। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ किडनी। आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किडनी से बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर किडनी की बीमारियां हैं? यस एग्जैक्टली। जी अभी हर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जी। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ओके। तो आदमी को क्या होता, दम छिड़ जाता, नहीं तो चेस्ट पेन आ जाता, स्वेटिंग्स आ जाती। उसमें क्या ना, एक ही दम पेशेंट को ही लगता है, आजकल जितना अवेयरनेस आ गया हार्ट के बीमारी में, तो पेशेंट खुद ही डॉक्टर के पास, हार्ट के डॉक्टर के पास चले जा रहा है आजकल। लेकिन किडनीज का ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो, किडनीज का यूजुअली क्या है ना, अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम अर्ली स्टेजेस में यूजुअली सिम्टम्स नहीं रहता। किडनी का सिम्टम्स आने के लिए किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज होना है। ऑलमोस्ट एक 60 to 70% किडनीज डैमेज होने के बाद ही किडनी का सिम्टम्स बाहर निकलते। ओके। तो उसमें क्या है ना, पेशेंट को भी लेट मालूम होता है कि उनको कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह से पेशेंट्स हमारे पास आने के लिए भी बहुत लेट हो जाता। और सिम्टम्स के बारे में आप पूछ रहे तो मैं बोल सकता हूँ कुछ सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि वीकनेस हो जाती और इजी फैटिगेबिलिटी, मीन जो थोड़े थोड़े काम पे भी थोड़ा थक जाते, एक रीज़न है, एक सिम्टम हो सकता है। और दूसरी है पैरों में सूजन आ जाना और मुंह में सूजन आना, फेशियल पफिनेस बोलते हैं। धीरे धीरे खून भी कम हो जाना, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो जाना, और भूख नहीं खुलना, खानों को देखते ही मतली हो जाना, ये सब, और दम छड़ना। और यूरिन में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को कम आ जाता है इनिशियली, कुछ लोगों को रात में ज़्यादा यूरिन आ जाना, धीरे धीरे यूरिन भी कम हो जाना, सांस लेने में दिक्कत, प्रॉब्लम हो जाती। दीज आर द मेन सिम्टम्स है, जिसको जब किसी को ये सिम्टम्स रहा, उन्होंने जाके पेशेंट डॉक्टर के पास जाके अपनी किडनी का टेस्ट कराए तो अच्छा रहता। ओके। और कॉज क्या होते हैं इसके किडनी के? ये तो आपने बात की जो किडनी के डिजीज हैं उसके सिम्टम्स, कॉज क्या हो सकते हैं इसके? काजेस, इटियोलॉजी काजेस है, मैं बोल रहा था कि मेन काजेस है, फर्स्ट काजेस डायबिटीज, शुगर की बीमारी, जो अनकंट्रोल्ड शुगर्स रहता है, जिसको शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहता, और पीरियड ऑफ टाइम ये लोग किडनी की बीमारी पड़ सकती है। और दूसरी है बीपी, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। और तीसरी है मोटापन, और कुछ लोगों को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज हो जाता, उसमें भी किडनी की बीमारी पड़ सकती, फिर किडनी में बीमारी पड़ सकती। और है स्मोकिंग, अनकंट्रोल स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो जाना, और ओबिसिटी, ज़्यादा वेट से भी किडनीज की बीमारी पड़ सकती है। और पेन किलर्स, ज़्यादा पेन किलर्स लेने वाले भी किडनी की बीमारी पड़ने की चांसेस रहती। और किडनी दोनों तरफ किडनी में कंकर आ जाना, ये लोग भी किडनी के बीमारी पे असर होने का चांसेस रहते। अच्छा, ये आजकल जो यूथ है हमारा, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट की तरफ, अल्कोहल की तरफ, तंबाकू की तरफ जा रहा है। तो वो कितना मतलब नुकसान पहुंचाता है किडनी को, और कितने का लंबे वक्त में होता है, या इसका असर पता चलता है, या धीरे धीरे मतलब वो इफेक्ट करता रहता है किडनी को? यस। और बोल रहे कि आजकल यूथ ज़्यादा स्मोकिंग पे, अल्कोहल पे, टोबैको चीविंग पे जा रहे हैं। तो उसमें क्या है ना, ओवरपेट हम स्मोकिंग ज़्यादा दिन कर दी है तो धीरे धीरे उनका ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते, डैमेज हो जाके बीपी बढ़ जा सकती, और शुगर भी कुछ लोगों को आ जा सकती। तो उसकी वजह से भी ये किडनी की बीमारी पड़ने की चांसेस है। और आप जो बोले ज़्यादातर क्या है ना, स्मोकिंग हो गए तो स्मोकिंग, ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, स्मोकिंग है, आप अल्कोहलिक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब लोग और पीरियड ऑफ टाइम शुगर और बीपी की बीमारी पड़ने की चांसेस है। तो ये सब मिला के और जल्दी किडनी की बीमारी पड़ने की चांसेस हो जाती है। अच्छा, ये सीकेडी क्या होता है? आप अक्सर जो किडनीज के टर्म में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, सीकेडी। ये सीकेडी होता क्या है? सीकेडी का मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्रॉनिक किडनी डिसीज। जो कोई पेशेंट, एक पेशेंट को ले लिए हम, उन्होंने एक 3-4 महीने से मोर देन, मेडिकली बोले तो एक 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स से ज़्यादा देर से किडनी के बीमारी से उन्होंने किडनी का डैमेज हो गया, तो उनको हम क्रॉनिक किडनी डिसीज बोलते हैं। उसमें भी हमको स्टेजिंग है, तो मेडिकली एक 5 स्टेजेस है। उसको हम एक GFR बोल के रहते हैं, एक वैल्यू रहती। उसके ऊपर हम पेशेंट को 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो सीकेडी बोले तो 3 मंथ्स के ऊपर किसी को किडनी का डैमेज हो गए, तो वैसा दिख रहा है, तो 3 मंथ से उन्हें किडनी के बीमारी से पढ़ रहे, तो उनको हम सीकेडी से
उनका बीमारी सीकेडी है बोल के हम लेबल कर सकते हैं। ओके, मतलब ये इससे पता चल जाता है कि वो कितने एक लेवल पर हैं, कितने उनको किडनी उनकी ख़राब हो चुकी है, ये के लेवल उस तरह से नापा जाए इसको। यस, आप जैसे बोल रहे, मैं बोल रहा ना 3 मंथ से किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया। क्रिएटिनिन का मतलब कि अंदर से किडनीज कितना काम कर रहे हैं हम मालूम कर सकते हैं, उसको क्रिएटिनिन बोलते हैं। क्रिएटिनिन किसी पेशेंट को क्रिएटिनिन 3 महीने से बढ़ के बता रहे तो उनको हम सीकेडी बोल के लेबल सकते हैं। क्यों लेबल करना, एक बार एक पेशेंट को सीकेडी बोल के लेबल कर दिए तो हम उसका आगे क्या करना, उन्होंने एक स्टेज 1 में है तो उन्होंने स्टेज 3, 4 तक 5 तक नहीं जाने के लिए हम कैसा प्रिकॉशंस ले सकते, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करके पेशेंट को एंड स्टेज तक नहीं जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इलाज हो सकते हैं? अगर कोई अभी सपोज समझिए कि फर्स्ट स्टेज पर है तो आप कैसे उसको सेकंड स्टेज पर जाने से रोकते हैं, और अगर कोई सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज पर है तो उनको किस तरह से आप ट्रीटमेंट देते हैं? तो मैं बोल रहा ना, सो फर्स्ट 1 and 2 स्टेजेस लाइक क्या है, उसमें सिम्टम्स ज़्यादा नहीं रहते। ओके, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं 4th स्टेज, 3rd, 4th, 5th स्टेज में आ जाते हैं। जब तक वो हमारे पास आ जाते हैं ना तो उनका डैमेज किडनी ऑलमोस्ट 50-60% डैमेज हो जाते हैं। ओके, फिर भी कोई रेगुलर स्क्रीनिंग करा दी है, उन्होंने सीकेडी स्टेज 1 और 2 में है तो हम थोड़ा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि उनको बीपी हो गया, बीपी है तो उनका बीपी का अच्छा इलाज करके अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उनको शुगर है तो शुगर का अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल अच्छे दवा हो गए आगे, जो जिसकी वजह से हम किडनी की बीमारी जल्दी अर्ली स्टेजेस में पिकअप कर दिए तो रोक सकते भी। ओके, तो 1 और 2 स्टेजेस में मोस्टली सिम्टम्स नहीं रहते, फिर भी पेशेंट्स आ गए, डिटेक्ट कर दिए, स्क्रीनिंग करके उनको डिटेक्ट हो गए तो हम उनका बीपी कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना, उनको डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस बोल देते, वो बोल के उनको नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, आपने शुगर पेशेंट की बात की, तो शुगर पेशेंट को मतलब अगर कोई शुगर से ग्रसित है, शुगर की परेशानी को झेल रहा है, तो कितने दिन में उसके बाद उसको चांस होते हैं कि वो बीमारी उसको ये हो जाए? क्योंकि अभी वो शुगर की फर्स्ट स्टेज पर है, किडनी का पता नहीं है, लेकिन एक शुगर पेशेंट को कितने टाइम पे चेकअप करा लेना चाहिए कि उसकी किडनी ठीक है कि नहीं है? यस, हर एक शुगर पेशेंट फर्स्ट टाइम डायग्नोज, आप टेस्ट के बारे में पूछे तो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक फर्स्ट पेशेंट जब भी डायग्नोज हो जाते, शुगर की बीमारी से डायग्नोज हो गया, उसको पता चला कि मेरे को शुगर का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जब भी किडनी का टेस्ट कराना ज़रूरी है। ओके, तो उसके बाद किडनी का टेस्ट नॉर्मल है तो हर एक 6 मंथ में उन्हें चेकअप करके आगे जा सकते हैं। किडनी का टेस्ट अब नॉर्मल है तो फिर उन्होंने क्या है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट को मिल के कंसल्ट करके उनका सजेशन लेना। उसके ऊपर हर एक 3 to 6 मंथ्स में हर एक किडनी पेशेंट, हर एक डायबिटिक पेशेंट अपनी किडनी का चेकअप कराए तो उन्होंने आगे बहुत डैमेज नहीं होने के लिए बचा सकते हैं अपनी किडनीज को। अच्छा, ये मान लीजिए कि अभी बिल्कुल नॉर्मल स्टेज है, ना बंदे को शुगर है और ना ही किडनी की बीमारी का है, तो वो अगर अपने टेस्ट कराना चाहे तो उसको कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट किए जा सकते हैं कि वो पता लगा ले कि मेरी किडनी कितनी ठीक है? यस, सो देयर आर, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सिंपल टेस्ट रहती है, हर एक आदमी, ना तो शुगर का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, सब लोग चेक कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, 2-3 टेस्ट है, सिंपल है, खर्चा भी उतना नहीं रहता। 1 इज क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन मीन्स अपनी किडनीज कितना काम कर रहे हैं वो टेस्ट से हमको मालूम पड़ता है। ब्लड का टेस्ट, ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल्स कैसा है, ब्लड में यूरिया लेवल्स कैसा है, ये दोनों टेस्ट करा सकते हैं। और एक है यूरिन टेस्ट, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, जिसमें हम यूरिन में कुछ प्रोटीन लीक है, कुछ ब्लड लीक है, कुछ आरबीसीस लीक है, वो सब हम देख सकते हैं। उसके ऊपर ये दोनों में कुछ अबनॉर्मलिटी है तो हम समझ सकते हैं कि अंदर किडनीज डैमेज हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या स्टेप लेना मालूम कर सकते हैं। तो मतलब ये कौन कौन जा सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? कोई भी आराम से जा सकता है और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है इसमें? यस, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी हर एक आदमी, एक डायबिटीज है जिसको, हाँ, वो लोग कंपलसरी जाना है, हर एक 3 to 6 मंथ चेक कराना है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, और आजकल हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में भी बीपी ज़्यादा हो रहा है। ये लोग क्या है ना, ज़्यादा कुछ दिन बीपी का दवा लेके छोड़ जाते हैं, तो ये लोग भी किडनी की बीमारी पड़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स है, डायबिटीज पेशेंट्स है, जिसको मोटापन है, जो क्रॉनिकली स्मोकिंग करते, जो ज़्यादा अल्कोहल पी लेते, जो टोबैको च्यूइंग करते, और कोई है किसको घर में किडनी का प्रॉब्लम है, वो लोग भी किडनी का चेकअप रेगुलर स्क्रीनिंग कराए तो अच्छा रहता। और स्क्रीनिंग इनिशियली यूजुअली फर्स्ट टाइम करा दिए, उसमें प्रॉब्लम आ गए तो हर एक 3 to 3 मंथ्स में कराना है, प्रॉब्लम नहीं है तो हर एक 6 months to 1 year में करा सकते हैं। ओके, और इसके ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? अगर मान लीजिए कि हम अभी फर्स्ट स्टेज पर हैं, हमें पता चल गया कि हम बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, किस तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं? यस,
मैं बोल रहा था ना कि सीकेडी में क्रॉनिक, अभी हम बात कर रहे हैं कि किडनी डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज Okay, में okay. उसमें स्टेजेस है, स्टेज 1 2 3 4 हाँ, 5। स्टेजेस 1 एंड 2 आर लाइक सिम्टम्स कुछ भी नहीं रहते, जिसको जो उनको जो रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, अल्कोहलिक है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको हम उनका जो रिस्क फैक्टर्स है उसको अच्छी तरह से हम कंट्रोल करना, अच्छी तरह से ट्रीट करना। जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो हमको शुगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर लेना, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को हम अच्छी तरह से कंट्रोल करके 120 130 80 के नीचे ला लेना। उनको स्मोकिंग कर रहे तो उनको स्मोकिंग नहीं करने के लिए एडवाइस दे के उनको काउंसलिंग कर लेंगे। अल्कोहल भी वैसे ही हैबिट है, उसको भी बंद करने के लिए सजेस्ट करेंगे और उनको भी बोलेंगे कि दवा ज़्यादा पेन किलर्स नहीं लेना, ज़्यादा कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसकी वजह से किडनीज डैमेज हो सकते, वो भी नहीं लेने के लिए हम काउंसलिंग कर सकते। वो स्टेज 1 और 2 3 तक चलता। स्टेज 3 4 5 से क्या है ना, 3 4 में ज़्यादातर सिम्टम्स आ जाते, कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते। ओके, वन ऑफ द मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, उनको खून कम हो जाना, जैसे धीरे धीरे स्टेज बढ़ जाता ना, खून कम हो जाता। जो 12 एक नॉर्मल ब्लड का वो होता है, नॉर्मल ब्लड लेवल है ना, हीमोग्लोबिन है, तो परसेंटेज कम हो जाता, कम हो जाते तो उनका वो परसेंटेज देख लेते हैं कौन सा ब्लड लेवल पे, हीमोग्लोबिन से 10 से कम है समझो, तो उनका क्या है, आयरन लेवल्स अंदर से क्या है, B12 लेवल्स क्या है, फोलेट लेवल्स क्या है, वो सब मेडिकली टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके उसका इलाज कर सकते हैं। उन्हें उसका आयरन कम है तो आयरन का टैबलेट्स, आयरन का इंजेक्शन दे देंगे, नहीं तो आयरन इंजेक्शन देने के बाद भी उनकी खून की लेवल नहीं बढ़ रही तो उनको एरिथ्रोपोइटिन की सप्लीमेंट रहती है। एरिथ्रोपोइटिन में स्टार्टिंग में बोल रहा था, एक हार्मोन जो किडनीज में प्रोड्यूस हो जाती, जिसमें से आ जाती, तो जैसे कि किडनी की बीमारी बढ़ जाती, एरिथ्रोपोइटिन लेवल कम हो जाती, तो हम बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है एरिथ्रोपोइटिन। ओके, जैसा ये कॉम्प्लिकेशन। और किसी किसी को क्या है ना, स्टेज बढ़ते ही कैल्शियम कम हो जाती तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना पड़ता, तो विटामिन डी लेवल्स कम हो जाती तो विटामिन डी लेवल्स देना पड़ता, और उनकी बॉडी में फास्फोरस लेवल्स वो सब बढ़ जाती तो फास्फोरस फॉस्फेट बाइंडर्स बोल के कुछ चीज़ें रहते हैं टैबलेट्स, वो सब देना पड़ता। और उनको बॉडी में सूजन आ रही, दम चढ़ रहा है, सो सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो सूजन कम होने के लिए कुछ दवा देते, सूजन कम करेंगे। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, उनका हार्ट का कैसा है चल रहा है, अंदर से हार्ट बीट देखेंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज करेंगे। और लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज जो है सीकेडी स्टेज 5। स्टेज 5 जब बोलते हैं तब पेशेंट का किडनी का फंक्शन ऑलमोस्ट 90% डैमेज हो गया, जो इरिवर्सिबल डैमेज हो गए, तो वो पेशेंट को हम स्टेज 5 आ गया बोल के बोलते हैं। तो स्टेज 5 का ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग रहता। एक बार पेशेंट स्टेज 5 में आ गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको क्या है ना, सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती, यूरिन कम हो जाता, और पैरों में सूजन, पूरा जिस्म पे सूजन आ जाना, ये सब हो जाता, तब उनको हम डायलिसिस के लिए बोलते। ओके, तो अब ये बड़ी अहम चीज़ आपने छेड़ी है, डायलिसिस। ये डायलिसिस है क्या? असल में मैंने जितने भी इस तरह के पेशेंट से मिला हूँ वो अक्सर डायलिसिस से गुजर रहे होते हैं। और क्या ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है डायलिसिस अगर करते हैं? और ये डायलिसिस है क्या, थोड़ा सा आप समझाएं हमें। यस, ये डायलिसिस मैं बोल रहा हूँ ना, ये सीकेडी स्टेज 5 में आ गए तो पेशेंट का किडनी फंक्शन बहुत कम हो गया, 90% से डैमेज, ज़्यादा डैमेज हो गए तो पेशेंट को डायलिसिस स्टेज में आ जाते। ओके, अभी किडनी का फंक्शन में स्टार्टिंग में बोल रहा था कि क्या है फंक्शन, फिल्टरिंग करना, जो कुछ भी अंदर टॉक्सिन्स भर जाते हैं उसको पेशाब के जरिए भेजने का फंक्शन है किडनी का। तो जैसे कि पेशेंट का किडनी फंक्शन बहुत कम हो गया, बहुत डैमेज हो गया किडनीज, तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाते, एक्यूमुलेट हो जाते। हाँ। तो उसको क्या करना, हम उनका पेशेंट का किडनीज काम नहीं कर रहे तो वही काम हम मशीन के जरिए करते, उसको हम डायलिसिस कर बोलते। तो डायलिसिस में क्या है ना, पेशेंट की खून लेते, ट्यूब्स पे धरिए लेके, एक स्पेशल फिल्टर रहता, उसको हम डायलाइजर बोलते। वो फिल्टर के जरिए पेशेंट को जो खून रहता जिसमें टॉक्सिन्स पूरा भरा हुआ है वो उसको फिल्टर कर लेते। कितना खून इसमें निकालते हैं? एक 100 ml 150 ml सिरिंज में एक निकाल सकते हैं? नहीं, ट्यूब्स के द्वारा निकाल देते। ओके, ट्यूब डालते, पेशेंट को एक नली डालते, नली डाल के उसके जरिए ट्यूब से पाइप से उनका जो खून, बैड ब्लड है जिसमें टॉक्सिन पूरा भरा हुआ है उसको निकाल के एक फ़िल्टर में ला लेते हैं, उसको हम स्पेशल फ़िल्टर डायलाइजर बोलते हैं। उसमें पूरा जो बैड ब्लड रहती, वो जो टॉक्सिन्स रहती वो सब क्लियर हो जाती, फिल्टर हो जाती। मतलब वो जो काम किडनी कर रही थी वो अब उसका ब्लड उसका निकाल रहे हैं, उसको फिल्टर कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। फिल्टर जो डायलाइजर बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं हम उसको, डायलाइजर बोलते हैं। उसमें पूरा फिल्टरिंग हो जाती है, टॉक्सिन्स पूरा निकल जाता, जो अंदर अच्छा नॉर्मल ब्लड जो सफाई होने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड रहता जिसमें टॉक्सिन्स की लेवल कम है वो फिर पेशेंट को ट्यूब्स के जरिए दे जाते।
यही हम डायलिसिस बोलते नहीं, बहुत सारे लोगों में इस तरह का एक अफवाह है, भ्रम है कि ये किडनी निकालते हैं, उसको धोते हैं, फिर हैं। इस ये तरह के करते हैं। सब गलत फहमियाँ हैं, ऐसा हाँ। नहीं रहता। खाली पेशेंट का जो खून है, जिसमें जो मैं बोल रहा ना, एक 150 ml तक ब्लड निकाल के उसको साफ करके, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कम से कम एक 3 to 4 आवर्स चलती है डायलिसिस। ओके, ऐसा है। तो ये कितनी बार डायलिसिस कराना पड़ता है अब, क्योंकि हमारी किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही Yes, है, yes. हम उस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो बार बार डायलिसिस के आना पड़ेगा, Yes. क्योंकि किडनी तो काम नहीं कर रही है, Yes, तो ऑटोमेटिकली हमें बाहर से ये मदद लेनी पड़ेगी। यस यस। आप बोल रहे हैं कि अब पेशेंट का किडनीज डैमेज है, तो उनका नेचुरल जो किडनीज जो ऊपर वाला दिया, उसको हम रिप्लेस तो नहीं कर सकते। ओके, तो ये फिल्टरिंग जो मैं डायलिसिस बोल रहा ना, कम से कम उसमें तो एक 50% तो हम रिप्लेस कर सकते हैं किडनीज का फंक्शन। तो पेशेंट के हेल्थ के ऊपर, पेशेंट कैसा खा रहा है, पेशेंट को कितना दम आ रहा है, पेशेंट की और क्या क्या सिम्टम्स है, उसके ऊपर हर एक पेशेंट को हम हफ्ते में वीकली 2 or 3 टाइम्स डायलिसिस को बुलाते। तो 2 or 3 टाइम्स उन्हें हॉस्पिटल को आना पड़ता, एक 4 घंटे डायलिसिस करके घर को जा सकते। ये जो मैं बोल रहा हूँ हीमोडायलिसिस है, और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस भी रहती। तो वो क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस, अभी तक मैं जो बोल रहा था, पेशेंट की खून को लेके ट्यूब के जरिए डायलाइजर में लाके सफाई करके फिर अंदर दे देते। ये खून के जरिए हो जाते, जिसमें इसमें क्या है, मेन पेशेंट को हफ्ते में 2 बार 3 बार अपनी काम को छोड़ के उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आना पड़ता है। अकॉर्डिंग घर से पेशेंट हॉस्पिटल को आके हॉस्पिटल सेटअप में ये डायलिसिस कराना पड़ता है। ओके, ये हीमोडायलिसिस है। अभी मैं जो आप पेरिटोनियल डायलिसिस जो पूछ रहे हैं ना, वो अलग तरीके के डायलिसिस है, जिसमें पेशेंट घर में भी अपने खुद ही डायलिसिस कर सकता है। ओके, तो उसमें एक ट्यूब के जरिए, एक हमारे पेट में एक स्पेशल फिल्टर रहता है, उसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसमें क्या ना, स्पेशल फ्लूइड एक ट्यूब के जरिए स्पेशल फ्लूइड पेट में दे देते। तो उसमें क्या ना, पेट में खून की सफाई हो जाती, जो अंदर टॉक्सिन्स भी जो कुछ भी रहता वो पेट में आ जाता। फिर वही ट्यूब के जरिए हम वो स्पेशल फ्लूइड जो दिए, उसमें जो फिल्टरिंग हो गया, उसमें जो टॉक्सिन्स पूरा आ गया, उसको निकाल देते हैं। ये घर में भी पेशेंट कर सकते, ये दिन में 1 2 3 4 बार कराना है। इसमें मेन एडवांटेज क्या है, पेशेंट को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट खुद ही अपने घर में कर सकते हैं। ये अच्छा, पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। अच्छा, क्या जैसे मान लीजिए कि जो इस प्रक्रिया से गुजर रहा है, यानी कि वो पेरिटोनियल डायलिसिस या डायलिसिस से गुजर रहा है, तो आपने बताया था कि उसको पेशाब कम आता है, उसके ये चीज़ें उसकी कम हो जाती हैं, तो क्या इन सारी प्रोसेस के बाद में वो अपने नॉर्मल पेशाब और इन सारी चीज़ों पे रूटीन पे आ सकता है या नहीं आता है? यूजुअली अभी किडनी का काम है, वन ऑफ द मेन काम है फिल्टरिंग करके पेशाब के जरिए टॉक्सिन्स भेज देना। Okay. और बाकी सब काम भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मैं बोल रहा था, खून को मेंटेन करना, बीपी को मेंटेन करना, मिनरल्स और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम किडनीज का है। Okay. वो सब काम हम डायलिसिस के जरिए रिप्लेस कर सकते। अक्सर हम ये देखते हैं कि डायलिसिस में पेशेंट आने के बाद कुछ लोगों को धीरे धीरे अपनी किडनी का जो रहता आउटपुट, यूरिन जो आता पेशाब का, वो यूजुअली कम हो जाता। ओके, तो हम एक बार डायलिसिस में आने के बाद पेशाब कितना आ गया, उसके लिए हम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो हम किडनीज नहीं काम कर रहे बोल के ही हम डायलिसिस कर रहे, तो पेशाब का उतना मतलब नहीं रहती। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि डायलिसिस के बाद क्या इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है Yes, कुछ टाइम के बाद? बिल्कुल आ सकते। अच्छे डायलिसिस करे, डॉक्टर का अच्छा सलाह ले लिए, उन्होंने अच्छा ड्रग्स टाइम टू टाइम ले रहे, उनकी बीपी की दवा ले रहे, उनकी खून बढ़ाने की दवा ले रहे, टाइम टू टाइम आके डायलिसिस करे, डॉक्टर बोले जैसा अपनी डाइट भी मेंटेन कर रहे, अपनी वाटर इनटेक भी मेंटेन कर रहे, तो यूजुअली डायलिसिस पे अपनी खुद ही नॉर्मल लाइफ जी सकते। हम अभी तक देख रहे हैं कि हमारे कुछ पेशेंट्स है कि 10 साल से भी डायलिसिस कर रहे, अभी तक अच्छा है। अच्छा, मतलब वो उन्होंने, लेकिन उनको रेगुलर डायलिसिस कराना ही पड़ता। ओके, तो इसमें कितना खर्च आता है एक बार की डायलिसिस कराने में? अगर वो हॉस्पिटल के ऊपर रहता। ओके, तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल यूजुअली वेरिएशन रहती, कम से कम एक 1200 to 2000 के बीच में हॉस्पिटल चार्जेस करते। ओके, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम करके चार्ज करके हम ले रहे हैं डायलिसिस पेशेंट। ओके। और डॉक्टर साहब, आपने दवाइयों का जिक्र किया है,
तो ये दवाइयाँ कितनी अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि आजकल कई लोगों में ऐसा देखने को मिलता है कि वो दवाइयाँ ले लेते हैं अपनी मर्जी से मेडिकल गए और दवाई ले आए, मेडिकल गए और दवाई ले आए, डॉक्टर से वो नहीं किया तो वो कितने एमजी की है कुछ भी है, बस अपना दवाई खा लेनी है, उस बीमारी का इलाज हो गया। वो इलाज तो हो जाती है, लेकिन वो कितना असर करती हैं किडनी पर ये दवाइयाँ? यस एग्जैक्टली। सो आप पूछ रहे कि बहुत सारे पेशेंट्स ओवर द काउंटर मेडिकेशन बोलते हैं इसको, जो अपनी मर्जी से कुछ पेन आ गया, कुछ आई मीन खांसी हो गई, कुछ बुखार आ गया, अपनी मर्जी से मेडिकल शॉप को चले जाते, जो मेडिकल शॉप वाला फार्मासिस्ट जो कुछ भी दवा दे देते, उसमें अभी पेशेंट्स को क्या है ना, जल्दी भी कम होना है, तो पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं हमको जो मेडिसिन अच्छा दे दो जिससे हमको थोड़ा जल्दी आराम मिल गया। तो उसमें है ना पावरफुल मेडिकेशन, जैसे कि पेन किलर्स, उसको हम मेडिकल में NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, NSAIDs बोलते हैं। ये जो बहुत खतरनाक है, जो 1-2 दिन लिए तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग है ना आदत हो जाती, तो उसमें है ना बहुत सालों से लेने वाले भी पेशेंट्स को भी हम देख लिए, तो उसमें क्या है ना बहुत सारे दिन NSAIDs और कुछ एंटीबायोटिक्स रहते हैं, वो भी ज़्यादा दिन ले लिए तो किडनीज धीरे धीरे डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए है ना ओवर द काउंटर मेडिकेशन कभी भी नहीं लेना, अपनी डॉक्टर के सलाह पे ही लेना पड़ता। यानी कि अगर मान लीजिए थोड़े थोड़े सर में दर्द हुआ है, दवाई ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 दिन का लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन रेगुलर ले लिए, रेगुलर तौर पे अभी एक बार आदत हो गई, वो लिए तो थोड़ा जल्दी आराम मिल गया बोल के बहुत सारे पेशेंट्स रेगुलर सालों सालों तक लेने पेशेंट्स को भी हम देखें, वैसे लिए तो कंपल्सरी और पीरियड ऑफ टाइम उनका किडनीज पे असर होने का चांसेस 100% रहता। अच्छा, एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं और हम मीडिया में हैं तो अक्सर हम लोगों के सामने इस तरह के प्रॉब्लम मतलब चीज़ें आती हैं। 2 किडनियाँ होती हैं इंसान की, तो क्या दोनों एक साथ खराब होती हैं, या दोनों पे बिल्कुल सेम असर पड़ता है, या एक ठीक रहती है एक में असर पड़ता है, इस तरह की कुछ होता है? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग यही पूछते हैं, आप जैसे पूछे सर हम एक किडनी डैमेज हो गया नहीं तो 2 किडनीज डैमेज हो गए, जी, वैसा नहीं रहता। यूजुअली किडनीज डैमेज हो गया बोले डॉक्टर साहब बोले तो यूजुअली दोनों किडनीज डैमेज हो गए तो ही पेशेंट को हम डायलिसिस को लेना पड़ता। ओके। आदमी को एक किडनी भी अच्छा काम कर रहा है तो यूजुअली क्रिएटिन उतना नहीं बढ़ती, तो आदमी का दोनों किडनी खराब हो गई तो ही ये क्रिएटिन बढ़ के कुछ लोग बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए तो डायलिसिस स्टेज पे आ जाते हैं। अच्छा, मतलब जब हम ये टेस्ट किए जाते हैं किडनी के, तो दोनों किडनी के फंक्शन पता चलते हैं उससे कि कितने % ये वाली किडनी काम कर रही है और कितने % ये वाली? यस, ये जो मैं सिंपल टेस्ट जो बोल रहा हूँ ना, ये क्रिएटिन और क्रिएटिन टेस्ट, उसमें क्या ना दोनों किडनीज मिल के कितना काम कर रहे हैं उसमें वही मालूम होता हमको। अलग ये राइट किडनी कितना काम कर रहा है, लेफ्ट किडनी कितना काम कर रहा है, वो भी मालूम करने के लिए हमको अलग टेस्ट कराने बहुत पड़ते हैं। बड़े टेस्ट है। हाँ। वो कुछ कंडीशंस में भी हमको ज़रूरत पड़ती तभी कराते। अच्छा, डॉक्टर साहब आजकल एक और अभी हाल ही में हमने बहुत सारे केस देखे हैं, कुछ राजनेता भी हैं जिन्होंने अपनी किडनी उनकी बेटी ने अपने फादर को किडनी दी है, तो इस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है? यस, किडनी ट्रांसप्लांट का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक पेशेंट एक बार CKD स्टेज 5 में आ गया जिसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही, तो तब हम उनको 2 ऑप्शंस देते हैं, एक है डायलिसिस करा सकते हैं लाइफ लॉन्ग, पेशेंट आके रेगुलर डायलिसिस कराते, दूसरी है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग पेशेंट्स को ट्रांसप्लांटेशन प्लेस इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसप्लांटेशन आप पूछ रहे कौन दे सकते, अभी लास्ट के हिसाब से हम माँ बाप भाई बहन लीगली रिलेटेड फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यही लोग हैं जो किडनी डोनेट कर सकते। ओके। जैसे ब्लड हम किसी से भी ले सकते हैं, उस तरह से किडनी हम किसी से भी नहीं ले सकते क्या? हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करा देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है तो? नहीं, वैसा नहीं है। हाँ। तो किसी का किडनीज डैमेज हो गए, घर में किसी डोनर है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से, जैसे मैं बोल रहा था लीगली वैलिड डोनर है तो उसका ले लेते। उसमें क्या है ना, ब्लड ग्रुप भी मैच हो गया तो और अच्छा रहता। ब्लड ग्रुप मैच हो गया होना ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप नहीं मैच हो गए तो भी कुछ लोग ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करते, वो भी चल रहा है, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच हो गए तो अच्छा रिजल्ट्स रहते। और दूसरी है जिसको किडनी घर में किसी फैमिली मेम्बर्स कोई भी नहीं है डोनेट करने के लिए, किसी का ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट का एक अच्छा प्रोग्राम है जीवन दान प्रोग्राम। जीवन दान। ओके। तो उसमें क्या है ना, गवर्नमेंट एक अच्छा इंपॉर्टेंट सिस्टम बना के रख दिए। उसमें क्या है ना, पेशेंट जाके वो सिस्टम पे वो कहीं कौन सा भी हॉस्पिटल में जाके उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा सकता। ओके। तो उसमें क्या है ना, गवर्नमेंट अलर्ट कर लेती टाइम टू टाइम, जो हम अक्सर पढ़ते हैं अखबारों में न्यूज़ में, क्या है कि एक ब्रेन डेड पेशेंट हो गया
तो उन्हें अपनी मर्जी से डोनेट कर दिया ऑर्गन्स। तो वैसे पेशेंट्स ऑर्गन्स डोनेट कर दिए तो पेशेंट लिस्ट के हिसाब से जिसको ब्लड ग्रुप मैच हो गया वो लिस्ट में दे के कौन फर्स्ट है वो लिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट अलॉट कर लेते जीवन दान प्रोग्राम, उसमें पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते। ओके तो ये मतलब एक अहम हो सकता है, क्योंकि अगर ये किस मतलब कैसे वो गवर्नमेंट उसको वो करती है कि हाँ इसको ज़रूरी है और इसको नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, वेबसाइट पे नहीं है, पेशेंट जाके एक हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन, हर एक हॉस्पिटल में, सरकारी गवर्नमेंट, हाँ नहीं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है। ओके पेशेंट जाके एक जीवनदान कोऑर्डिनेटर रहता, उसके पास जाके उनका अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी के वेबसाइट में अपलोड कर देते। तो लिस्ट आ जाती सब लोगों का, एक ब्लड ग्रुप का लिस्ट यहाँ इतना है, ये ब्लड ग्रुप का लिस्ट इतने पेशेंट्स है, तो गवर्नमेंट अलॉट कर लेती प्रेफरेंस। उसमें कुछ कंडीशंस है, उसमें कुछ स्कोरिंग रहता, जिसको फर्स्ट देना, जिसको लास्ट, वो स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर पेशेंट्स गवर्नमेंट अलॉट करती जाती। ये इसमें ये भी देखा जाता होगा कि बीमारी उसकी कितनी स्टेज पर पहुंच चुकी है, कितनी उसको ज़रूरत है। यस एग्जैक्टली, कौन सा उसका एज कितना है, उसका डायलिसिस कितने साल से चल रहा है, उसके ऊपर पेशेंट स्कोरिंग सिस्टम रहती। स्कोरिंग ज़्यादा है तो किडनीज जल्दी मिलने का चांसेस रहता, वो सब गवर्नमेंट ही डिसाइड कर लेती। किडनी बायोप्सी क्या है? यस, किडनी बायोप्सी एक टेस्ट है जिसमें नीडल के जरिए हम किडनी का छोटा सा टुकड़ा निकाल के टेस्ट को भेजते। वो टेस्ट में क्या है ना, किडनी माइक्रोस्कोपिकली अंदर किडनी में क्या डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है मालूम कर सकते। ओके यूजुअली एक किडनी बायोप्सी यूजुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट्स रहते हैं, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब है यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा निकल जाके पेशेंट्स को सूजन आ जाती। वो पेशेंट्स को अंदर से क्या बीमारी चल रहा है जिसको हम वो पेशेंट्स में हमको बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती। और दूसरी पेशेंट्स है जिसमें कोई भी वजह नहीं दिखता जिसकी वजह से किडनीज डैमेज हो जाए, अनएक्सप्लेन्ड रीनल फेलियर, वैसे कंडीशंस में भी बायोप्सी करके अंदर से डैमेज हो रहा है तो कौन सा रीज़न क्या है, कितना डैमेज हो रहा है, वो रिवर्सिबल हो सकता है और कुछ उसके ऊपर हम कुछ क्या इलाज कर सकते हैं वो मालूम करने के लिए हम कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ी तो ही किडनी बायोप्सी कर लेते हैं। ओके एक अहम और सवाल है, आजकल बहुत ज़्यादा जो खासकर नौजवान बच्चे भी मैंने काफ़ी कम एज के इसमें देखे हैं जो किडनी में स्टोन की परेशानी झेल रहे हैं। yes. ये किडनी में स्टोन किस वजह से होता है, क्या इसमें खाना पीना इम्पोर्टेंट है, और अगर हो जाए तो उसका इलाज क्या है? यस, गुड क्वेश्चन। ये किडनी स्टोन्स आप बोले आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है ना, ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। ये है मेन है जेनेटिकल फैक्टर्स। घर में किसी को है किडनी का स्टोन्स तो उनके बच्चों को भी आने का चांसेस रहता। ओके वो एक रीज़न है। और दूसरी बात है पानी कम पी लेना। हम वाटर इनटेक सब लोगों को कम, जिसमें वाटर इनटेक कम है उन लोगों को भी स्टोन्स जल्दी आने की चांसेस रहती। और नेक्स्ट रीज़न है कि जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते, हाई प्रोटीन डाइट, मीट ज़्यादा कंज्यूम कर लेते, ओके उसके साथ साथ पानी कम पी लेते, उसके साथ साथ नमक ज़्यादा लेते, वो लोगों को भी स्टोन्स ज़्यादा आने का चांसेस रहता। और जो है इन्फेक्शंस, किडनी में भी इन्फेक्शंस बार बार आ गए, वो लोगों में भी स्टोन्स जल्दी आने का चांसेस रहता। आप पूछ रहे कि सब लोगों को में स्टोन्स आने का चांसेस रहता, लेकिन बच्चों में स्टोन्स आ गए तो उनको कुछ जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेटाबॉलिक डिसीजेस कुछ है क्या, उसके लिए हम कुछ टेस्टा करा के उसके बाद इलाज कर सकते। और आप पूछ रहे कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, स्टोन्स में क्या इलाज है। तो स्टोन्स में पेशेंट का स्टोन कहाँ है, साइज किडनी में कहाँ है, कौन से लेवल पे किडनी में है, उसके नीचे यूरेटर में है, नहीं तो नीचे ब्लैडर में है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट का ऑप्शंस रहती है। और साइज़ के ऊपर भी स्टोन कहाँ है, उसका साइज़ कितना है। तो क्या ना, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एक प्रोसीजर्स है, और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रॉप्सी, और नीचे से एंडोस्कोपिक रिट्राइवल। नहीं, स्टोन कहाँ है, उसका साइज़ है, उसके ऊपर पेशेंट यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके आपने पानी का जिक्र किया कि कुछ लोग पानी कम पीना भी हो जाए, कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में ताकि मतलब आपकी किडनी एक नॉर्मल फंक्शन कर सके? यस, गुड क्वेश्चन। तो पानी का पूछे तो आप नॉर्मल, हमारे जैसे आदमी, नॉर्मल काम करने वाले पेशेंट आदमी क्या है, जो कुछ भी है, पानी एक 2 to 3 लीटर्स सफिशिएंट है, एनफ है। ओके 3 लीटर्स मिनिमम, 2 to 3 लीटर्स ले सकते, लेकिन मतलब वो जब से वो उठते हैं और 24 आवर्स में। अभी ज़्यादातर हम दिन में ही पीते, रात में तो उतना ज़्यादा नहीं पीते, लेकिन एक ही दम ऊपर सुबह में उठ के एक ही दम 1 लीटर पी गया, मेरा आज का डोज हो गया, वैसा नहीं। ऐसा नहीं।
डिवाइड करके पार्टली पीना, 2 घंटे में हर एक 1 or 2 ग्लासेस रहना, ऐसा ओवरऑल 24 आवर्स में 2 to 3 लीटर्स लेना पड़ता हर एक आदमी। ओके। लेकिन उन्होंने कुछ बाहर का ज़्यादा लेबर वर्क कर रहे, ज़्यादा सन धूप के नीचे ज़्यादा काम कर रहे, जिसमें ज़्यादा स्वेटिंग है, ज़्यादा लेबर वर्क कर रहे, तो वो लोग थोड़ा अपनी बॉडी के हिसाब से और थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि स्टोन की बीमारी जिसको है वो लोग ज़्यादातर कंपलसरी है, उनको पानी की ज़्यादा पीना पड़ता, और उन्होंने कहीं पे भी काम करे उन्होंने मैक्सिमम 3 to 4 लीटर्स दिन में पानी लेना है। तो चांस होते हैं कि अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब के जरिए वो पथरी बाहर निकल सकती है? कभी कभी निकल सकती है, लेकिन उसका स्टोन का साइज़ कम है। यूजुअली बोलते हैं 6 to 7 mm के नीचे है, स्टोन नीचे आ गए, यूरेटर किडनी के पाइप में आ गए, तो कुछ लोगों को पानी के जरिए पेशाब के जरिए पानी अच्छा पी लिए तो चले जाते हैं। लेकिन पानी ज़्यादा पीने का क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो आगे नहीं आने के लिए, तो एक बार आ गए समझो, तो उसके बाद भी पेशेंट को हम बोलते हैं कि चलो भाई तुम अब तो भी ज़्यादा पानी पीना शुरू कर लो। तो उसमें क्या है ना, वो नहीं आने के लिए थोड़ा प्रिवेंट करने का महत्वपूर्ण रोल रहता है पानी ज़्यादा पीने की। ओके। लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, किडनी को प्रोटेक्ट कैसे करें? यस, गुड क्वेश्चन। ये कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स है जैसे जिसको लेके हम किडनी को बचा सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कीप फिट बी एक्टिव। सो अपना वेट पे हम ज़्यादा फोकस देना है। ओके। हर एक आदमी कितना वेट रह रहा है, तो उसके ऊपर वेट के क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा वेट है तो धीरे धीरे बीपी आ सकती है, धीरे धीरे शुगर आ सकती है, उसकी वजह से किडनीज डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए वेट को कंट्रोल रखना है, वेट आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है अपनी हाइट के हिसाब से। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लेना है। तो हेल्दी डाइट मतलब फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सोडियम को कम करना, सॉल्ट को कम, नमक की कम खाना। तो आइडियली गाइडलाइंस के हिसाब से आइडियली 5 to 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट लेना पड़ता है हर एक आदमी। तो उसके ऊपर सॉल्ट ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा सब लोगों की ये आदत है कि घर में हर एक चीज़ में सॉल्ट रहती है और ऊपर से हम भी सॉल्ट डाल के खाते। तो वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है कि एक है, कुछ लोग बोलते हैं कि सॉल्ट इज़ लाइक वाइट पॉइजन टू किडनीज। तो इसलिए सॉल्ट को बहुत जितना कम खाए तो किडनीज को उतना हम बचा सकते। और ज़्यादा फैट डाइट नहीं लेना, और प्रोटीन डाइट, ज़्यादा प्रोटीन डाइट, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन डाइट लिए तो किडनीज पे ज़्यादा लोड बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या ना किडनीज ज़्यादा काम कर लेती है, उससे जल्दी किडनीज डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो हमारा प्रोटीन इंटेक को भी हम कंट्रोल करना, वेट हो गया, डाइट हो गया, और एक्सरसाइज डेली एक मिनिमम 30 to 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट 5 to 5 days इन ए वीक तो भी एक्सरसाइज करना पड़ता। और सॉल्ट इंटेक को बोल दिया मैं, और स्मोकिंग को अवॉइड करे तो अच्छा रहता, और अल्कोहल को भी अवॉइड कर लेना, लिमिट करना, एटलीस्ट लिमिट कर लेना, अवॉइड नहीं करे तो भी लिमिट करना अल्कोहल को, स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड कर लेना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, जिसको घर में किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको स्टोन्स बार बार आ रहा है, जिसको यूरिन में इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, तो वैसे पेशेंट्स कंपलसरी स्क्रीनिंग के लिए जाना। स्क्रीनिंग का मतलब सिंपल टेस्ट में जो बोल रहा था, क्रिएटिन टेस्ट, ब्लड यूरिया लेवल्स टेस्ट, और कंप्लीट यूरिन एग्जाम। ये सिंपल टेस्ट जो जिसकी कास्ट भी बहुत कम है, वो सिंपल टेस्ट अर्ली स्टेजेस में अर्ली स्क्रीनिंग कराए तो हम किडनी बीमारी को अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते, उसका अच्छा इलाज करके और स्टेज 4-5 तक नहीं जाने के लिए बिल्कुल कोशिश कर सकते। बस एक 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा कि मतलब बॉडी वेट मेंटेन कैसे करें, कितना पता होना चाहिए कि मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मेरा कितना वेट होना चाहिए? यूजुअली रफली कैलकुलेट कर सकते, आदमी को 5 फुट है तो 50 kgs तक, उसके ऊपर हर एक इंच के लिए लाइक 2.5 kgs, तो आपका 8 है तो 8 into 2.5 समवेयर अराउंड 28 एक्स्ट्रा आपका वेट रहना है 76-78 तक, वो आइडियल वेट है। तो हम वो देख के उसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीकांत हमारे साथ हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और मुझे लगता है कि किडनी से जुड़ी बीमारियों के आपके जो भी सवाल होंगे, हमारे दर्शकों के जो भी सवाल होंगे, डॉक्टर श्रीकांत ने उसको बहुत सुकून से और बहुत अच्छे से समझाया है। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो मच। तो मुंसिफ टीवी की लगातार कोशिश यही रहती है कि
आप लोगों को हम हर तरह की बीमारियों से बचाने के लिए नए नए जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आपको मिलवाते रहें और आप जो हैं अपनी प्रॉब्लम को समझें, उसका सही डायग्नोस करें और खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।